गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस को कैसे डिफाइन किया जाता है और कौन कौन से हार्डवेयर आपके इनपुट डिवाइस में आपके काम में लिए जाते हैं। अब देखो, इनपुट डिवाइस के बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है, उस वाले भाग को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इनपुट के बाद में आपका अगला जो पार्ट दिया गया है उसे नाम दिया जाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जिसे हम सामान्य रूप से निर्गम, ठीक है, हम कहते हैं कि निर्गम युक्तियां कह सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के नाम से आपका अगला कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे देखो, समझो कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, किसी आउटपुट डिवाइस को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, आपकी कंप्यूटर सिस्टम की जब भी प्रोसेसिंग होती है, उसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर में ये जो भी प्रोसेसिंग का पार्ट होता है वो बेसिकली तीन आपके स्टेप्स में होता है, कि आपके तीन चरण आपके प्रोसेसिंग के होते हैं जब भी हमें किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करनी है। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो पार्ट आपका माना जाता है, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो ये इनपुट के बाद में किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग का वर्क होता है। और प्रोसेस के बाद में हमें जो भी मिलता है उस वाले भाग को, ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है वो आपका आउटपुट कहते हैं। तो याद रखना, किसी भी सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है आईपीओ साइकिल पर बेस होती है। अब पिछली क्लास में हमने कहा कि कोई भी आप इनपुट प्रदान करें, तो ये कोई भी हम इनपुट प्रदान करते हैं तो इनपुट को रिसीव करने के लिए हम एक डिवाइस का उपयोग करेंगे। और इस डिवाइस को कौन सी डिवाइस कहा गया है, इनपुट डिवाइस। कि हम कहते हैं कि कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में किसी यूजर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हार्डवेयर का यूज किया जाता है और उस हार्डवेयर को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब इनपुट होने के बाद में हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग का कार्य जो भी होता है वो एक हार्डवेयर के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। अब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि आजकल जितने भी कंप्यूटर हम काम में लेते हैं, तो हमारे द्वारा जितने भी कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं वो एनालॉग होते हैं या डिजिटल होते हैं, डिजिटल। क्या आप कह रहे हैं, आजकल हमारे द्वारा जितने भी सिस्टम काम में लिए जाते हैं वो सभी सिस्टम डिजिटल होते हैं। और जब भी किसी भी डिजिटल सिस्टम की बात करेंगे, तो डिजिटल सिस्टम में डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जनरली किसके रूप में प्रोसेस किया जाता है, बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट का मतलब होता है जीरो, और किससे होता है, एक से। क्या आप करेंगे, जो भी डेटा है जीरो और एक के रूप में प्रोसेस होता है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद में हमें आउटपुट मिला। अब इस आउटपुट को देखने, सुनने या प्रिंट करने के लिए फिर से एक हार्डवेयर की जरूरत होगी, ठीक है, जिसे जनरली हम प्रदा या फिर हम निर्गम, ठीक है, हम कहते हैं कि निर्गम डिवाइस के नाम से यहां पर क्या करते हैं, जानते हैं। तो याद रखिए कि सबसे पहली चीज तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी कंप्यूटर किसके साथ में कम्युनिकेट करता है, यूजर। अब हम कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि कंप्यूटर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कम्युनिकेशन करने की जब भी बात करता है तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी प्रोसेसिंग बाइनरी में हुई है। और इस बाइनरी आपकी इंफॉर्मेशन को यूजर पढ़ सके, समझ सके, या हम कहते हैं कि ऐसे फॉर्मेट में जो हमने प्रोसेस के बाद में हमें मिलना है। तो इन्हें अगर बात करें चेंज करना, ठीक है, हम कहते हैं जीरो और एक के सिंबल को मनुष्य द्वारा समझने योग्य बनाने का कार्य भी कौन सी डिवाइस करती है, आउटपुट डिवाइस। और ये जो प्रोसेस होता है जनरली हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग, डिकोड करना। तो याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपके एक पेपर में सवाल पूछा गया था। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले आउटपुट डिवाइस। आरपीएस, ये तो भैया खतरनाक ही पागल हो गई इस बार तो।
कल देखो ना, कल रिजल्ट आया होम साइंस का, एक भी पास नहीं हुआ। एक भी पास नहीं हुआ होम साइंस में। अभी एक एक और रिजल्ट आया था सोशियोलॉजी, उसमें भी नहीं हुआ है। ठीक है, दो जने पास हुए हैं। अभी उसमें एपीओ का रिजल्ट है, 181 में से 4 पास हुए हैं। खत्म। हम्म। अभी देखना तुम, ऐसा ही में देखना तुम, ये ऐसा ही में देखना इस बार। ऐसा ही छोड़ो, अभी रिजल्ट आएगा ना इसका, टेलीकॉम वाले का। टेलीकॉम वाला का, टेलीकॉम का तो अब तक के इतिहास का सबसे गंदा पेपर था। वो टेलीकॉम अभी हुआ है एग्जाम। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ सारे, अब कहते हैं ना कि पेपर बहुत ज्यादा डेप्थ में कर दिए हैं। अब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से जो सवाल आते हैं वो ये, अब वो पहले आता है ना जैसे ऐसे, भाई सीधी सी कहानी है कि भाई पहले ऐसे सीधे क्वेश्चन आते थे कि, अब ऐसे, अब क्या कर, पहले सीधे आते थे कि भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, पहले ऐसा था चेतक। अब आता महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो चेतक का वजन कितना था। अब ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, चेतक के रंग कौन सा था। अब अजीबो गरीब सवाल, अभी जैसा है ना आरपीएससी में एक सवाल आया था वो फर्स्ट ग्रेड में, कि एक मंदिर में लगातार जलने वाली जोत कौन से गांव से लाकर लगाई जाती है। वो कल्चर का क्वेश्चन आया था अभी। है, तो ऐसे कई क्वेश्चन, जैसे अभी एक एग्जाम असिस्टेंट जो हुआ ना ये टेलीकॉम वाला, टेलीकॉम वाले पेपर के बाद में लोगों को पता चलना कि भाई केसरी सिंह बारट एक नहीं दो हैं। और इस बार पहली बार दूसरे वाले के बारे में क्वेश्चन है, तो जीके में तो ये, अब जीके का पेपर कैसा होगा ये सब डिसाइड होगा। हमारे लिए डिसाइड कैसे होगा, 17 तारीख को आने वाले पेपर से, नया साल नया पेपर। 17 तारीख को पेपर होगा किसका, थर्ड ग्रेड का। और थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें जीके का ही वेटेज है, 90 सवाल किसके हैं, राजस्थान जीके के। वो पेपर डिसाइड करेगा कि फिर आगे, क्योंकि जो नई एग्जामिनेशन कमेटी बनी है उनका पहला पेपर होगा वो। अभी तक तो पुरानी कमेटी चल रही थी, अब इन्होंने पेपर बनाने के लिए नई कमेटी बना दी। अब जो नई कमेटी बनी है तो उनका पहला ही पेपर थर्ड ग्रेड वाला है। अब उसके बेस पर फिर आगे के पेपर चलेंगे कि कैसे पेपर आएंगे। ठीक है, वैसे तो मॉडरेट आएगा इस बार पेपर, देखना तुम। हम्म। हम्म। बता, वो एआरएम और दोनों यूज इंक्लूड करते हैं वो। हाँ हाँ, ये दोनों है वो पूरा, ये तो बहुत पहले के क्वेश्चन है, अब नहीं आते हैं इस तरीके के। वो पहले पहले जो कंट्रोलर वगैरह बने थे उसमें से यूज हो गया, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए उसमें डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, समझो आउटपुट डिवाइस में लिखी, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अनुदेश का पेपर एकदम मॉडरेट आएगा, लेकिन बस कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इस बार कट ऑफ पे खेल रहे हैं ये सारा खेल। लेकिन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एक एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा, सीपीयू द्वारा प्रदान किए जाने वाले, सीपीयू द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को, आउटपुट को प्रस्तुत करने हेतु, आउटपुट को प्रस्तुत करने हेतु किया जाता है। आउटपुट को प्रस्तुत करने हेतु किया जाता है। आउटपुट, तो यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं आउटपुट को प्रस्तुत करना, या फिर हम कहते हैं कि यहां पे कहा जाता है कि डिस्प्ले।
ठीक है, हम कहते हैं, कई बार ऐसे कह सकते हैं, डिस्प्लेड रिजल्ट्स ऑफ किसके, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के जो भी परिणाम आते हैं उन सभी परिणाम को, ठीक है, दर्शाने के लिए जो जिम्मेदार एक हार्डवेयर है वो कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। एक और पढ़ लिखो, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जीरो तथा जीरो तथा एक, जीरो तथा एक संकेतों को, जीरो तथा एक संकेतों को, एक संकेतों को, एक संकेतों को मनुष्य के समझने योग्य, मनुष्य के समझने योग्य फॉर्मेट में, फॉर्मेट में बदलने हेतु जिम्मेदार होती है। मनुष्य को क्या समझ में आता है, जैसे विजुअल समझ में आ सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऑडियो हो सकता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रिंट कॉपी हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं जीरो और एक संकेत को, ठीक है, हम समझने योग्य बनाने के लिए जो जिम्मेदार होता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग आपकी होती है वो बाइनरी में होती है, और बाइनरी इंफॉर्मेशन हमें समझ नहीं आती है। तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्मेट में बदलना जो फॉर्मेट हमें हमारे द्वारा समझ में आ सके, तो उसे बदलने के लिए जिम्मेदार आउटपुट डिवाइस होती है। फोर्थ ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन अभी आया था। अब देखो, समझो कि आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आपकी दो तरह से क्लासिफाई होती है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहां पर उन्हीं डिवाइसेस से संबंधित पूछा जाता है। देखो समझो, ठीक है, अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस के प्रकार, कि जो भी आउटपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो आपके कौन कौन से टाइप्स की आपकी हो सकती है। तो यार कि जब भी किसी भी आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो इन्हें दो तरह से डिफाइन किया गया है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है और उस आउटपुट डिवाइस को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, कौन सी डिवाइस कहेंगे, आउटपुट डिवाइस, पहली सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहां पर यूज किया जाता है उस आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, दो तरह की डिवाइसेस आपके यहां पर हो सकती है। एक आउटपुट डिवाइस होती है सॉफ्ट कॉपी और दूसरी कौन सी होती है, हार्ड कॉपी। पहला क्वेश्चन यही आता है कि कौन सॉफ्ट कॉपी है और कौन हार्ड कॉपी। तो यार कि सॉफ्ट कॉपी का मीन होता है कि वह डिवाइस जो किसी आउटपुट को, ठीक है, ऑन स्क्रीन या फिर किसी ऑडियो के रूप में प्रोवाइड कर रही है। आज अगर हम कहते हैं ना कि यहां पर आपको कोई भी आउटपुट या तो किस पे प्रोवाइड किया गया है, डिस्प्ले, ठीक है, या फिर आपका किसके रूप में प्रोवाइड किया गया, ऑडियो फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसा जो आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और याद रखना कि ये जितने भी आउटपुट होंगे वो हमारे जनरली कैसे होंगे, टेम्पररी। ठीक है, हम कहते हैं टेम्पररी मतलब अस्थायी आउटपुट होंगे। भाई जब तक आपकी कोई भी आवाज जैसे स्पीकर में सुनाई दे रही है तो वो आपको कैसे मिल रही है, अस्थायी, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, फिर उसके बाद हट जाएगी। तो ये ऐसे स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे जब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर लेते, सेव नहीं कर लेते, वो आपका कैसा है, टेम्पररी। जो होता है ना, फोन पे कॉल आ रही है तो वो जो दिखाई दे रहा है उस समय वो टेम्पररी आउटपुट है।
तो जबकि यहाँ पे हार्ड कॉपी का मीन होता है कोई भी आउटपुट जो हमें कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है, प्रिंटेड, कि फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल रहा है। और ये जो भी आउटपुट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, परमानेंट। तो ये हम कहते हैं कि किसी आपके कागज या अन्य सामग्री पर आप प्रिंट करके आप कोई आउटपुट लेते हैं तो वो आपका हार्ड कॉपी होता है। तो एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन आ गया कि कौन आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो देखो सॉफ्ट कॉपी में कुछ डिवाइस होती है, जैसे हम कहते हैं कि किस में काम आती है, विजुअल में काम आती है, या फिर कुछ डिवाइस होती है जो किस में काम आती है, डिस्प्ले में। तो विजुअल और डिस्प्ले में जैसे कि आप सबने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, मॉनिटर। तो आप कहते हैं कि मॉनिटर आपके यहां पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो मॉनिटर के अलावा आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा, प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर भी इस कैटेगरी में हो सकता है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, दृष्टि बाधित। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनके लिए विशेष तौर से डिजाइन की गई आपकी डिस्प्ले होती है जिसका नाम क्या है, ब्रेली। ऐसे आजकल एआई पर बेस या फिर नए जो पार्ट आपके होते हैं जैसे वीआर गोगल्स। ठीक है, आजकल होता है ना कि वीआर गोगल्स जो आपके गेमिंग में यूज होते हैं, जैसे होता है ना कि आंखों पे लगा देते हैं गेम खेलते टाइम, तो वो वाले जो पार्ट आपके होते हैं सब सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, और इन सभी का उपयोग केवल किसके लिए किया गया है, डिस्प्ले करने के लिए। आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसके लिए यूज हो सकता है। फिर इसके अलावा आपके कुछ आउटपुट डिवाइस होती है जिन्हें हम किस में यूज करते हैं, ऑडियो। ये ऑडियो में जैसे प्रमुख रूप से आप डिवाइस किसका यूज कर रहे हो, स्पीकर। ये स्पीकर हो सकता है, या स्पीकर के अलावा किसको भी कंसीडर किया जाता है, हेडफोन। ये जो हेडफोन होते हैं वो भी आपके किसी भाग में आपके एज ए आउटपुट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली देखो यहां पर आपके ये विजुअल और डिस्प्ले डिवाइस के रूप में हम यहां पर यूज कर रहे हैं। इधर की कहानी पे जो जनरली हम काम में लेते हैं वो किस में काम आते हैं, प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए जैसे प्रमुख रूप से जो डिवाइस होती है जैसे प्रिंटर होता है, और आपकी जो डिवाइस होती है वो कौन सी है, प्लॉटर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि कौन हार्डवेयर है और कौन सॉफ्टवेयर, या कौन इनपुट डिवाइस कौन आउटपुट डिवाइस, या कौन सॉफ्ट कॉपी या कौन हार्ड कॉपी। तो पहले लिख लो ये सब। जैसे आपसे पूछा जाए टीवी, टीवी कैसी डिवाइस है, कौन सी, सॉफ्ट कॉपी। ये ऐसे पूछ लिया रेलवे स्टेशन पे लगे डिस्प्ले बोर्ड, कौन सी, सॉफ्ट कॉपी।
ओके नोट, देखो समझो। तो यहाँ पे देखो इस वाले भाग में ये जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन हार्ड कॉपी है कौन सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पे देखो इस कैटेगरी में मेनली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, या तो किसका क्वेश्चन आता है, मॉनिटर का, और या फिर आपके क्वेश्चन आजकल किन के आते हैं, प्रिंटर या प्लॉटर के। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन आया था कि कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है, ऐसा क्वेश्चन आपका था। तो यहाँ पर देखो इस वाले भाग में आपकी सबसे पहली जो डिवाइस, आपको बाकी के बारे में तो कुछ याद नहीं रखना है, सबसे पहली जो डिवाइस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मॉनिटर आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्टैंडर्ड, ठीक है, आउटपुट डिवाइस मानी जाती है, और इस मॉनिटर को हम यहाँ पर वीडियो के नाम से भी जानते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल, ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। ठीक है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए प्रमुख रूप से एक हार्डवेयर का उपयोग किया गया है, और उस हार्डवेयर को क्या कहा गया है, मॉनिटर कहा गया है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड, वैसे ही कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर होती है। तो पहले एक पॉइंट लिख लो, मॉनिटर में लिखिए, मॉनिटर मॉनिटर कंप्यूटर की मॉनिटर कंप्यूटर की प्राथमिक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग जिसका उपयोग जिसका उपयोग मुख्यतः विजुअल दृश्य विजुअल जानकारियों को दृश्य जानकारियों को दर्शाने हेतु किया जाता है। तो ये एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो मॉनिटर होता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी इंटरफेस। तो ये आप कहते हैं कि प्राइमरी इंटरफेस फॉर यूजर्स, ठीक है, आपका कहा जाता है कि टू डिस्प्ले, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। आप कह रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं, उन सभी रिजल्ट्स को देखने का एक इंटरफेस होता है कि भाई आप डायरेक्टली कैसे आपके उन रिजल्ट्स को देख सकते हैं, कैसे रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। तो ये डिस्प्ले करने के लिए प्रमुख रूप से जो डिवाइस आपकी काम में ली जाती है वो कौन सा कहलाता है, मॉनिटर। अब यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन, अब आपकी इंफॉर्मेशन तो सारी किस में है, डिजिटल सिग्नल्स में। तो यहाँ पे इन इंफॉर्मेशन को किसी विजुअल में रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटर क्या करता है, आपके डिस्प्ले जो करता है वो जनरली एक हार्डवेयर के माध्यम से करता है, और उस पार्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है, ग्राफिक्स कार्ड। देखो समझो कि भाई आज हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किसके रूप में होती है, डिजिटल सिग्नल्स के रूप में। और इन डिजिटल सिग्नल्स को हमें आपका बदलना है, और बदलना कौन से पार्ट में बदलना है, विजुअल सिग्नल, या फिर विजुअल में बदलना है। तो विजुअल में बदलना है तो हमें किसकी जरूरत है, ग्राफिक्स का। जैसे होता है ना कि ऑडियो सिग्नल, हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है और उसे ऑडियो सिग्नल में बदलना है, तो किसकी जरूरत होगी, साउंड गार्ड। किसकी जरूरत होगी, साउंड। अभी क्वेश्चन आया था ये भी, ठीक है। तो हम देखो हर चीज का हार्डवेयर है, ये ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड होता है, साउंड के लिए साउंड कार्ड होता है।
ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क संबंधित सर्विसेज अगर आप यूज करना चाहते हैं तो नेटवर्क संबंधित सर्विसेज के लिए कौन सा कार्ड होता है? नेटवर्क कार्ड। क्या कौन सा कार्ड होता है? नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड होता है एनआईसी जिसको कहते हैं, लैन कार्ड कहते हैं, वो यूज हो सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी पोर्ट्स के बारे में पढ़े हुए हैं, तो याद रखना कि पहले जो पोर्ट यूज होता था, हम कहते हैं कि अगर कोई पूछ ले कि भाई डिस्प्ले का पोर्ट कौन सा होता है, ठीक है, तो डिस्प्ले पोर्ट में बताओ, डिस्प्ले पोर्ट में पहले कौन सा पोर्ट आता था? वीजीए। वीजीए जिसे हम क्या कहते हैं? वीडियो ग्राफिक्स क्या कहते हैं? एरे। वीडियो ग्राफिक्स क्या कह सकते हैं? एरे कह सकते हैं। अब वीजीए को रिप्लेस कर दिया गया और उसे कौन से पोर्ट से? एचडीएमआई। ठीक है, एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? हाई डेफिनेशन, ठीक है, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया इंटरफेस कह सकते हैं। देखिए आपका अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पोर्ट है जिसका उपयोग ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए किया जाता है? कौन सा? एचडीएमआई। याद रखना कि ये आपके किसके लिए काम आता है? ऑडियो प्लस वीडियो, ठीक है, दोनों के लिए होता है। जबकि वीजीए केवल वीडियो के लिए था पहले, जैसे होता है प्रोजेक्टर को जोड़ना था, ठीक है, साउंड के लिए फिर अलग से डिवाइस लगानी पड़ती है। तो एग्जामिनर क्या करता है? डायरेक्टली सवाल बना लेता है कि भाई कौन सा डिस्प्ले पोर्ट हो सकता है। और भी बहुत सारे पोर्ट होता है, जैसे डीवीआई पोर्ट होता है, ठीक है, और आपके डिस्प्ले में अलग आजकल जैसे यूएसबी पोर्ट भी यूज होते हैं, जो आपके नए टाइप होते हैं उसमें भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ये जो पोर्ट होते हैं उसके बेस पर आपके डिवाइस पे डिस्प्ले होता है, और ये डिफाइन किसके बेस पे किए जाते हैं? रेजोल्यूशन पे। भाई आप अगर जैसे मान लो कि अगर आप एचडीएमआई पोर्ट यूज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर रेजोल्यूशन वैसी नहीं होगी तो आपकी इमेज प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगी। तो ये हमें ध्यान रखना, लिख लो ये डिस्प्ले पोर्ट के नाम। हो गया नोट? हो गया नोट? चलिए देखो, कल ये आपका आउटपुट भी खत्म हो जाएगा और फिर मैं अगले वीक टेस्ट लूंगा। ध्यान रखना इनपुट और आउटपुट का 100 क्वेश्चन का वही टेस्ट, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका जिससे, ठीक है। तो जैसे मैं ये हर टॉपिक के बाद में टेस्ट लेता हूँ तो आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, तो क्वेश्चन से रिवीजन होता है, और जैसे ही यूनिट हो जाती है फिर मैं यूनिट टेस्ट और लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो बाद में टेस्ट सीरीज चलेगी, वो तो अलग है। अभी ये वाले जो टेस्ट है वो भी आपको रिवीजन के लिए, ताकि अब आपने जैसे, और रिवीजन करने के लिए आपके पास में नोट्स तो है ही, नोट्स के साथ में क्या है? एमसीक्यू बुकलेट है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो खूब होंगे, शायद 100 200 200 300 क्वेश्चन होंगे इनपुट आउटपुट के आपके, हैं? 318 बस। 318 में से दो एग्जाम में आने कंफर्म है। कोई ना कोई क्वेश्चन आता है उसमें, और आजकल तो एग्जाम में
मिलान करो, कथन सही है, कथन गलत है, वैसे क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये जो मॉनिटर हम काम में लेते हैं, अब अगला जो कैटेगरी आती है, जो मॉनिटर के जो टाइप्स जो होते हैं, तो ये हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर हम कहते हैं कि मॉनिटर के प्रकार। तो ये मॉनिटर के प्रकार भी बोल सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है डिस्प्ले डिवाइस की विशेषताएं या फिर डिस्प्ले डिवाइस के प्रकार। देखो यहां पर जनरली आपके मॉनिटर हैं दो तरह से डिफाइन है। पहले जो आपकी डिस्प्ले यूज होती थी वो कौन से मॉनिटर होते थे? सीआरटी मॉनिटर। तो ये पुराने समय में जो भी मॉनिटर हमारे काम में आते थे सीआरटी, और सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। देखिए पहले जो भी मॉनिटर यूज होते थे सीआरटी मॉनिटर थे, और आजकल जितने भी मॉनिटर हम काम में लेते हैं उन मॉनिटर को नॉन सीआरटी कहा जाता है। ठीक है, नॉन सीआरटी मॉनिटर, या इन्हीं को कहते हैं एपीडी। एपीडी का मतलब होता है फ्लैट पैनल। क्या कहते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो मॉनिटर काम में लिए जाते थे वो सारे सीआरटी मॉनिटर थे, और अभी एफपीडी है। देखें आपने सीआरटी, तो ये आपने देखा होगा पहले डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते थे, उन डेस्कटॉप कंप्यूटर में प्रमुख रूप से जो डिवाइसेस आपके काम में ली जाती थी, उन डिवाइसेस में हमें मॉनिटर, और या पहले पुराने समय में जो टीवी काम आते थे वो सब कौन से थे? सीआरटी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम सीआरटी की बात करेंगे तो एक डिस्प्ले डिवाइस आपकी दिखाई देती है इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर आपके कोई भी जो डिस्प्ले आपके काम में ली जाती थी कुछ इस तरीके से आती थी पहले। तो यहां पर ये जो डिस्प्ले आपकी यूज की जाती है वो कौन सी वाली डिस्प्ले है? सीआरटी। ठीक है, आजकल जो हम यूज करते हैं नॉन सीआरटी जो आपके यूज होते हैं, जिन्हें जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये वाले जो डिस्प्ले डिवाइसेस आपकी आजकल यूज होती है वो सब कौन सी वाली है? नॉन सीआरटी। जैसे क्लास में ये पैनल लगा हुआ है, एपीडी कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाले भाग में देखो सीआरटी मॉनिटर, इन हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म पर बेस आ जाता है। सीआरटी मॉनिटर वो मॉनिटर होते थे जिनकी डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी होती है, और उनकी इंटरनल सरफेस पर फॉस्फोरस पदार्थ का क्या होता है? लेपन। बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, सीआरटी मॉनिटर की आंतरिक सतह पर कौन से पदार्थ का लेपन होता है? तो कौन से पदार्थ का? फॉस्फोरस। तो इंटरनल सरफेस जो होती है वो ये। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका, ये भी ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक की शीट से बने होते हैं डिस्प्ले में, लेकिन उन शीट के बीच में अलग अलग तरह के पदार्थ भरे होते हैं। किसी में आपके क्रिस्टल पदार्थ भरा होता है, किसी में गैसेस बनी भरी होती है, और उसी के आधार पर उन सभी की क्या होती है? डिस्प्ले होती है। तो मेन एग्जाम में देखो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है वो फुल फॉर्म पर बेस आता है। तो पहले पुराने समय में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी? सीआरटी। तो यहाँ पर हम बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा डिटेल याद रखना है कि ये कह सकते हैं यूज। तो हम कहते हैं किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। टेक इलेक्ट्रॉन गन टू डिस्प्ले। ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर याद रखना कि डिस्प्ले के लिए, ठीक है, डिस्प्ले के लिए किसका उपयोग होता है? इलेक्ट्रॉन गन, जिसको क्या कहते हैं? पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखना है, एक पॉइंट तो ये याद रखना है, और दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटरनल सरफेस, हम कहते हैं इंटरनल सरफेस इज कोटेड। ठीक है, हम कहते हैं कि इज कोटेड विद फॉस्फोरस। ठीक है, दूसरा जो सवाल आपका आता है ये है कि हम कहते हैं कि आंतरिक सतह, ठीक है, आंतरिक सतह पर फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस पदार्थ का लेपन होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट आ जाएगा कि कौन आपका सॉफ्ट कॉपी है, और ये जो डिस्प्ले होती है वो जनरली दो तरह से डिफाइन होती है। या तो ये आपके मोनोक्रोम हो सकते हैं,
तो ये हम कहते हैं कि मोनोक्रोम हो सकता है, या फिर कौन से होता है, आरजीबी। आरजीबी का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आरजीबी, रेड, ये मतलब एक तरीके से इन्हें कौन सा कहा गया। ठीक है, ये जो पार्ट होता है आपके डिस्प्ले के लिए ओनली, हम कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि डिस्प्ले के लिए एक रंग एक रंग का उपयोग करते हैं डिस्प्ले के लिए। और ये वाले जो कलर होते हैं वो वाले हैं कलर मॉनिटर जो होते हैं, वो बेसिकली 3 रंगों से बने होते हैं। वो रंग कौन से होते हैं, आरजीबी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्ले डिवाइसेस आरजीबी मीन्स। आरजीबी का मतलब आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसमें याद रखना, बस फुल फॉर्म आती है, जैसे आपके अलग अलग डिस्प्ले डिवाइसेस होती है, जैसे आपने नाम सुने होंगे एलसीडी के। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी के बाद में हम कहते हैं एक और डिवाइस होती है जीपीडी। ठीक है, जीपीडी का मतलब होता है गैस प्लाज्मा, क्या हो सकता है, डिस्प्ले। इसके बाद में आपकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनी वो कौन सी है, एलईडी। एलईडी का मतलब कौन सी, लाइट एमिटिंग डायोड। और आजकल एलईडी की जब बात करें तो इस पे भी नई टेक्नोलॉजी आ गई, ओएलईडी। ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग, ठीक है, डायोड कह सकते हैं। और इसके बाद में एक और नई डिवाइस आ गई, क्यूएलईडी, जिसे कहते हैं क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। देखो, कभी भी किसी भी एग्जाम में इनके बारे में कोई सवाल नहीं बना है। ज्यादातर एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आया फुल फॉर्म का, कि सीआरटी क्या होता है, जीपीडी क्या होता है। और एग्जाम में इनके बारे में केवल एक ही सवाल आया हुआ है, बस ये इंटरनल सरफेस पे कौन से पदार्थ का लेपन होता है ये। तो कहानियां याद नहीं रखनी, बस इतना सा याद रखना है, तो ये लिख लो बस। एफपीडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। एलसीडी और एलईडी में मुख्य अंतर क्या है, कोई बता सकता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलसीडी और एलईडी में। हम्म एलसीडी और एलईडी में अंतर क्या है। अच्छा, एलसीडी में सामने से दिखता है और एलईडी में साइड से भी दिखता है, ये तो बेसिक मेन डिफरेंस क्या है। हम्म देखो समझो, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो डिस्प्ले बनी होती है ना, ये आपकी डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले की कहानी जो होती है वो आपकी इस तरीके से दिखाई देती है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर कोई भी जो इमेज बनती है ना, वो इसके माध्यम से बनती है। और इस वाली चीज को क्या कहते हैं, लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है ऐसे। यहाँ पे यहाँ पे लाइट को यहाँ पर जाती है इस स्क्रीन पे और रिफ्रैक्ट होता है। अब ये लाइट सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो एलसीडी जो होते हैं वो लाइट सोर्स में सीएफएल का यूज करते हैं। और एलईडी जो है वो बेसिकली एक कंपोनेंट का यूज करता है, जो कि कौन सा है, एलईडी। जो होता है ना कि लाइट के लिए कोई बल्ब लगा रहा है, कोई सीएफएल लगा रहा है और कोई एलईडी लगा रहा है। तो वो बस केवल और केवल जो डिफरेंस है इनके अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रकाश के स्रोत का फर्क है। तो ये कैसा आप यूज कर रहे हो। तो एलसीडी सीएफएल पर यूज होता था, ठीक है, और उसका जो एंगल जो है उसकी वजह से क्या होता था, कम होता था। ठीक है, एंगल जो सीइंग एंगल होता है ना, जो होता है, तो हम कहते हैं कि एक 45 डिग्री तक काम करता है वो। तो ये 45 डिग्री आपके होता है, लेकिन जैसे आप 180 डिग्री हो जाओगे तो आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जबकि आजकल एलईडी है, एलईडी वास्ट होता है, उस पर लाइट सोर्स की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए यूज कर सकते हैं।
कल मैंने आरपीएससी की वो बनाई थी फुल फॉर्म। राह पत्रों से सजी है कैंडिडेट्स के लिए। आर से राह, पी से पत्थर, एस से सजी, सी से कैंडिडेट। थोड़े दिन बाद में एग्जाम का खौफ होगा आरपीएससी का। थोड़े दिन बाद में आरपीएससी प्रचार भी ऐसे ही करेगी, 40 नंबर लाओ नौकरी पाओ। हम्म? जैसे मैं पिछली बार बोलता था अनुदेशक के टाइम पे, दोनों पेपर में 40% लाओ नौकरी पाओ, दो कोई सुना ही नहीं, जबरदस्ती नेगेटिव मार के आए। वैसे एग्जाम हो जाना चाहिए तुम्हारा अगस्त में, क्योंकि अब नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है ना। अब सब कुछ संभाल कौन रहा है? अधिकारी। और अधिकारी टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है अभी। आलोक राज जी चले जाएंगे बस, लेकिन मेरे को ये लग रहा है अगर वो पहले चले गए तो एग्जाम फिर हो सकता है। फिर तो दिवाली दिवाली बनाओ तुम आराम से चाहे। हम्म। पीजीडीसी मतलब जहां जहां बीटेक सीएस एलिजिबल है वहां पीजीडीसी एलिजिबल है। हम्म। हाँ। फिर वो सिस्टम असिस्टेंट में भी एलिजिबल है, जेवीएनएल आईए में भी एलिजिबल है। सीनियर में नहीं है, बेसिक में। पोस्ट ग्रेजुएशन, एम टेक, एम सी ए, एम एस सी आई टी, एम बी आई टी। हम्म। पीजीडीसी एलिजिबल नहीं, वो डिप्लोमा है ना, डिग्री नहीं है ना। हो गया नोट। हम्म। हम्म। किसकी है ये? हम्म। जीवाजी यूनिवर्सिटी। बीएससी थर्ड ईयर डिग्री कोर्स प्राइवेट एनईपी एग्जाम। डिग्री थोड़ी है ये, डिग्री थोड़ी है ये तो मार्कशीट है ये तो। थर्ड ईयर की मार्कशीट है ये तो। डिग्री कहाँ है डिग्री? है? आएगी। अब डिग्री डिग्री पे क्या लिखा हुआ आएगा तो? तुम्हारे कोर्स का नाम क्या है? बीएससी क्या? बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, क्या? हम्म। क्या? एडमिट कार्ड में क्या आता है? ब्रांच कोड, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तीन अलग अलग हो गए तो। डिग्री का एक बार पता कर लेना, डिग्री का हो गया ही, ये थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया। हाँ। तो ये ग्वालियर कैसे? ग्वालियर कैसे? हम्म। अब तुम ऐसे बात कर रहे हो, एक बार हम दिल्ली गए कोचिंग करने, तो मैं और मेरा दोस्त गए, वो बाड़मेर से है, तो एसएससी की कोचिंग के लिए हम पता करने गए। तो मैडम पूछे कहाँ से हो, तो मैं क्या जब मैं कहूँ सीकर से, वो क्या बाड़मेर से। तो मेरे को मैडम के क्या नाम है, मैडम कहे कि हमारी ब्रांच तो जयपुर में भी है, तो फिर आप दिल्ली क्यों आए? तो मेरे दोस्त कहता है कि हमारे तो थोड़ी सी दूर पे पाकिस्तान भी है, तो हम उधर चले जाएं कोचिंग करने।
हैं? तो नजदीक क्या होता है? नजदीक तो नहीं है ग्वालियर, धौलपुर से नजदीक तो नहीं है। हम्म? सीमा पार करिए, कोई ना कोई कारण तो है। ऐसे तो कोई सीमा पार नहीं करता है। चलो बढ़िया है, कोई नहीं। कर ये। हम्म? देखो समझो है, अब यही बाहर की हम कहते हैं सीमा पार पे भरोसा ना रहा। हम्म? अब भरोसा ना रहा, पहले तो ठीक था। हम्म? मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, तभी तो बता रहा हूँ भरोसा ना रहा है? भाई, एक समय पे हम कहते हैं ना बिहार भी विश्वसनीय था, लेकिन आज बिहार भी विश्वसनीय नहीं है। नहीं होता, पहले पहले अगर बात करें, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, बिहार चले जाओ। हैं? अब तो वो भी विश्वसनीय नहीं है, अगले दिन जेवर गहने लेके भागी। हैं? अब तो बहुत न्यूज है, अब तो बहुत है। अभी देखो, जब से सोशल मीडिया ज्यादा हावी हुआ है ना, तब से बहुत सारी चीजें दिक्कत है, और आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसा अभी लेटेस्ट कल परसों की न्यूज है, ये केवल इंदौर इंदौर के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर 600 प्लस शादियां अंतिम समय पे क्या है, कैंसिल हुई है। उसका रीजन क्या? पुराने समय पे सोशल मीडिया का कोई पोस्ट सामने आ गया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अभी आपका सोशल मीडिया जो है ना, वो आपकी पब्लिक प्रोफाइल है, और आज के समय में आप किस तरीके के हो, ये निर्धारित किया जाता है सोशल मीडिया पे। तो इसलिए होता है ना कि आप सोशल मीडिया को इतना नीट एंड क्लीन रखें, कि यहाँ पे जैसे होता है इतना नीट एंड क्लीन रखे कि भाई उसको देखकर पूरी दुनिया को ये लगे कि इससे संत आदमी कोई नहीं है। आजकल क्या होता है कि आप जब ब्याह की बातें आती है, रिश्ते की बातें आती है, तो उस समय अगर बात करें, लड़के वाले लड़की वाले पहले ही आपको इंस्टाग्राम पे देख के आ चुके होते हैं। वो फॉर्मेलिटी करने आते हैं बस, कि लास्ट में हम एक बार देख के आते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें, वो सब कुछ चेक कर चुके होते हैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, वो जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर वो देख लेते हैं पूरा, और फिर उसी के बेस पे निर्धारण करते हैं कि भाई क्या नाम है, क्या है, छोरे का चाल चलन कैसा है, कहाँ कहाँ जाता है, वो सब उसमें होता है कि आप कहीं गए हो। इसलिए हम कहते हैं ना कि आज तो हमने फिर भी व्यू के चक्कर में वो छल्ले बना कर डाल दी, लेकिन वही अगर बात करें, फोटो किसी ने, वीडियो किसी ने देख लिया, क्लब में आज आप गए हो, घूमने गए हो, और वहां आपने फोटो डाल दी, वो फोटो क्या बाद में क्या होती है, भयानक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं आजकल लोग व्यू लाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि हम वो अंतिम प्रजाति है जिनके घर वाले आज भी पुरानी सोच वाले हैं। ठीक, उसके बाद ये तो हो सकता है, क्योंकि आज के समय में नई प्रजाति तो अलग है, मम्मी भी नाच रही है, बेटी भी नाच रही है, दोनों नाच रहे हैं साथ। आज आजकल की स्थितियां खराब हो गई है, पापा भी नाच रहे हैं, घर वाले सब नाच रहे हैं, नया वाला जो पैटर्न आया उसमें तो फिर आगे आने वाले समय में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, आज भी पुराने लोग हैं। ठीक है, तो वो उनको ये चीजें क्या नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। दादा ने देख ली तो पूरे घर के आग लगा देंगे। भाई एक्चुअल में अब ये समझना होगा कि हमें ये, हाँ ठीक है, ये जो भी है, जैसे आज अगर एक चीज बताओ, आप किसी को ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि हमारे सामने खड़े होके नाच के दिखा, कोई नाचेगा? और वो नाच नाच के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रही है, कोई भी फोटो डाल रहा है, स्टेटस पे डाल रहा है, और कह रहा है सब देखो नाचते हुए मेरे को, वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब गलत डायरेक्शन है, बहुत गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का बहुत जो प्रभाव हमारे दिमाग में पड़ा है ना, और ये जैसे कई लोग हम कह रहे हैं कि हमें एक आधा कमा रहा है, उसके पीछे पूरी दुनिया बर्बाद है, पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे, अरे कौन कमा रहा है? इंडिया में सोशल मीडिया, इंडिया में इंटरनेट सस्ता होने के बाद में पैसा कोई कमा ही नहीं रहा। पैसा कौन कमा रहा है? जहां इंटरनेट 1 GB का 950 रुपए का मिलता है, अमेरिका। हमारे 1 GB, हमारे 298, हम कहते हैं कि एक बार रिचार्ज करा लो, हर दिन 1.5 GB 2 GB अनलिमिटेड भी दे रहे हैं कहीं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के चक्कर में कई बर्बाद हो गए।
अब देखो हर कोई रील बना रहा है, हर कोई रील बना रहा है। ठीक है, तो अब रील बनाने के चक्कर में वो जो मेन काम था वो तो खत्म कर दिया सबने। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है ये सब चीजें। और फिर क्या होता है कि ये जो सब चीजें दिक्कत हो रही है तो वो ऐसे ही इसीलिए हो रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या है, सबको दिखावा, सब दिखावा कर रहे हैं। अभी देख लो ना, अभी एक जने ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, वीडियो डाला कि हम अपनी पूरी फैमिली के साथ में गोवा छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, पीछे से पूरा बंगला साफ कर गए। भाई आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई हम घर में कोई नहीं है, लूट लो। पहले चोरों को टेंशन होती थी कि हम चोरी करने जा रहे हैं, कहीं घर में कोई मिल तो नहीं जाएगा। अब पूरा परिवार एक साथ फोटो डाल रहा है कि हम गोवा जा रहे हैं, ठीक है, 1 तारीख के बाद में आएंगे, तब तक घर में कोई नहीं है, तुम आराम से ले जाओ। ये अब पब्लिकली जब सारी चीजें बताओगे तो कैसे होगा? ठीक है, यही सब चीज आजकल होम टूर और कराने लग गए। देखो मेरा घर देखो, इसमें ये अलमारी लगी हुई है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अरे क्यों दिखाना है ये सब चीजें? आप अपनी चीजों को प्राइवेट रखिए, क्यों लोगों को दिखाना कि भाई ये है, ऐसा है। ठीक है, उसमें पूरी चीज आपको पूरा, पहले लोगों को नक्शा ढूंढना पड़ता था, आजकल नक्शा सब बता रहे हो तुम। ये मैं यहाँ सोता हूँ, ये मेरी अलमारी है, यहाँ पर ये देखो ये। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने की हमें जरूरत है आने वाले टाइम में। ठीक है, आज के समय में कितनी दिक्कतें हैं। ठीक है, हम कहते हैं इतनी सारी दिक्कतें लोगों के बीच में आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सोशल मीडिया। ठीक है, इतनी सारी, हम कहते हैं ना, आज के समय में तो देख लो, ये सब घर वाले कुंडलियां भी मिला रहे हैं, बातचीत भी करवा रहे हैं, घुमा फिरा भी रहे हैं। ठीक है, सब कुछ करा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हर कुछ दिन के बाद, और एक समय वो था जहाँ डेमो किसी और का देते थे, आता कोई और था। पहले होता था ना गांव में, ये दिखाते थे किसी और को, और फिर आते तो ये कौन सा मॉडल आया है, फिर भी क्या होते थे, सब खुश थे। ये कंपेरी, तुलना ही नहीं थी बिल्कुल। ये भाई अब वही कहानी है कि अभी के टाइम पे दिक्कत ही क्या है। ठीक है, अब आदमी के साथ में दिक्कत ही क्या है? बहुत सारी लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब देखो, पैसा कमाना मजबूरी हो गई है सबकी। पहले मजबूरी नहीं थी पैसा कमाना। गांव में दोनों टाइम की रोटी मिल रही है, बढ़िया खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। गांव में किसी के लोन नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उतनी ही आवश्यकताएं हैं। अब धीरे धीरे कंपैरिजन हुआ, पड़ोस वाले ने मोटरसाइकिल लिया, मैं भी लाऊंगा। उनके फ्रीज आ गया, हमारे भी लाएंगे। उनके टीवी आ गया, हमारे भी लाएंगे। गांव में अब ये चीजें होने लग गई। अब फिर वो चक्कर में वो क्या है, लोन ले रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। कंपैरिजन के चक्कर में सब मारे जा रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ पे इंडिया में तो जैसे हम कहते हैं ना, आईफोन खरीद, आईफोन क्या है? आईफोन बना सिक्योरिटी के लिए है, उन लोगों के लिए बना है कि जिनके बहुत सारे डेटा को सिक्योर रखना है, उनके लिए बनना है वो लेकिन इंडिया में दिखावे के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन 90% आईफोन यूजर्स जो है ईएमआई पे चल रहे हैं। ठीक है, इस बार एप्पल के सीईओ ने घोषणा की थी ना कि हम अमेरिका में या इंडिया में 18वां संस्करण लॉन्च करेंगे ही नहीं, कि बोले कि सब ईएमआई पे चल रहे हैं। तो ईएमआई पे, और अब देखो ना कि ऐसा लगता है कि भाई हम पढ़ाई को लेकर और चीजों को लेकर करें तो ये आ जाता है कि साहब लूट रहे हो, ये कर रहे हो, और आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लग रहे हो। तो ये चीजें हमें समझनी होगी, और पढ़ना बहुत जरूरी है, और पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी आज के समय में हो गया है। क्या अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि घर वाले तो अगर बात करें कुछ दिनों के बाद में कोई ना कोई ब्रांडेड आइटम लाके पकड़ा ही देते हैं। कहते हैं संभाल अब इसको। अब संभालोगे कैसे बिना पैसे के? ठीक है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब आज अगर बात करें, एक जमाने में भाई, आज हम कहते हैं कहीं तुम एक बार राउंड मारियो मार्केट का, गलती से WTP चले आओ, 1 महीने की तनख्वाह खत्म। खर्चे ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए तो आए दिन न्यूज नहीं आती कि तुम, कितनी न्यूज आती है, पति को समोसा लेने भेज, पत्नी प्रेमिका के साथ भागी। है, है, है वो एक भरत दौलपुर की न्यूज थी, लाइन में लाइन ठीक करता रह गया, पीछे से जेईएन पत्नी भगा ले गया। है? तो ये क्यों आती है न्यूज? है, ये कंपैरिजन है। अभी देखो ना, आईपीएस की न्यूज आई है कल परसों, आईपीएस होकर भी वो ब्लैकमेल कर रही है कि डायमंड का हार चाहिए, इतने करोड़ रुपए चाहिए। तो यही कहानी है। तो ब्लैक, तो वो समझो, ये सब चीजें हमें अपनी
लिए बहुत जरूरी है कि आज मेहनत करना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और सरकारी नौकरी सबके लिए जरूरी है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब, इंडिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूर। कोरोना ने तो ये सीखा है, कोरोना ने ये बताया कि सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है। प्राइवेट वालों का हाल खराब हो गया, भूखे मरने की नौबत आ गई थी कईयों के, तो ईएमआई बाउंस पे बाउंस हो गई थी। देखिए, कमाने जाएगा, बाहर निकलते पुलिस वाले लट मार रहे थे। ये प्राइवेट सेक्टर में ये देखा हमने, बड़े बड़े जो 15-15 लाख रुपए जिनका पैकेज था साल का, वो एकदम से क्या कर दिया, कल से मत आना। प्राइवेट में ये हो गया, तो ये थोड़ा सा हमें, इसलिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है कि भाई आप सिक्योरिटी है कि भाई हर महीने के महीने तनख्वाह आएगी। और आज के टाइम पे इंटेलेक्चुअल अगर आप हो, स्कूल में अब जैसे सरकारी स्कूल में लग गए, 1 बजे छुट्टी हो गई, 2 बजे छुट्टी होगी, अब 2 बजे बाद में खूब काम करो, खूब बढ़िया काम करो। अभी और देखो, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। जैसे अभी आपको एग्जांपल, आपने अगर देखा एलडीसी का, जो पिछला जो एलडीसी है, उसके अंदर एक जना लगा है, विकलांग है, ठीक है, 53 साल की उम्र में, 53 ईयर्स की उम्र में नौकरी लगे हैं। अब दोनों पेपर में 40 तो लाए ही हैं, 40 या 35 जो भी क्राइटेरिया, उतना तो लाए ही हैं वो। अब वो वाली तो खत्म हो गया, 1 नंबर 2 नंबर, आपको मिनिमम पासिंग नंबर तो क्या करने पड़ेंगे, लाइन। अब 53 साल की उम्र में कोई पढ़कर नौकरी ले सकता है, तो हम तो क्यों नहीं ले सकते, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार अनुदेशक के एग्जाम में एक एक जने आए थे तैयारी करने, 39.5 साल, अंतिम मौका था वो, ठीक है, 39.5, पीजीडीसी है, सबसे बड़ी बात पीजीडीसी है, ठीक है। बस उनका एक ही काम था, पूरे दिन भर क्लास में बैठे रहते थे, ठीक है, सुनते रहते थे, जिधर मौका मिला सुबह 7 बजे आते थे, शाम को 7 बजे जाते थे, पूरे दिन सुनते रहते। दोनों पेपर में 41-41 आए, पास। भाई 40-40 लाने थे, दोनों पेपर में 41-41 आए, पास हो गए। अनुदेशक लग गए, 39.5 साल की उम्र में अनुदेशक। तो ये हमें थोड़ा सा क्या करना है कि एग्जाम को फोकस, और मैं कहता हूं एक बार किसी एग्जाम पे 8-10 महीने लगातार कंसिस्टेंसी उस पे फोकस करना है, नहीं होना बाद की बात है, लेकिन एग्जाम के दिन ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी छोड़ी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी जनों की होता है ना कि किस्मत होती है, अब किस्मत का भी रोल होता है इसमें, बहुत बार क्या होता है, किस्मत का भी रोल होता है। और वो हो सकता है कि हम कई बार सोचते हैं कि निराश भी हो जाते हैं, यार आप छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, वो लास्ट एग्जाम होता है आपका, ठीक है। वो किस्मत भी कहती है कि इस बार तो रख दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पक्का क्या करवा दूंगा, पास। कई जनों को देखा मैंने, 2018 आईए में थे, 2000 फिर उसमें 22 में पढ़े, ठीक है, 22 में भी नहीं हुआ तो फिर वापस से पढ़े आईए में, इस बार आईए में हो गया, ठीक है। तो अभी जैसे वो एक लड़का आया नीचे, अपनी सिस्टर का एडमिशन, अभी उदयपुर पोस्टिंग है उसकी, वो 2018 में तैयारी करने आया था, 18 में पढ़ा, फिर उसके बाद 22 में पढ़ा, 22 के बाद फिर 23 में पढ़ा, और इस बार हो गया। इस बार ये है कि जिनका आईए में, मैं कह रहा हूँ लिखवा के ले लो मेरे से, जिन लोगों ने आईए में ईमानदारी से तैयारी की और 1-2 नंबर के आसपास से रहे, वो सब पास हो जाएंगे इस बार, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, खुद पे सुधार करना पड़ेगा, कहाँ कमी रह गई, कि आपको लगा कि भाई जैसे अब आपको जैसे रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, आइए में रीजनिंग के 40 सवाल है, अब एक चीज चेक करो कि 40 में से तुम्हारे कितने सही हुए, अब तुम्हारे 20 हुए हैं तो तुम्हें रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा अपने आप पे काम करने की जरूरत है। बाकी एग्जाम कोई भी इतना है, क्रैक कर लोगे तुम। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आजकल डायरेक्टली आते हैं, जिसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइस, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं आजकल। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि डिस्प्ले डिवाइस की विशेषताएं जो होती है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे देखो, ये बेसिकली मल्टीमीडिया का भी पार्ट माना जाता है, मल्टीमीडिया में भी ये पॉइंट्स आ जाते हैं। तो समझिए कि पहला जो पॉइंट आपका, देखो यहां पे कोई भी डिस्प्ले डिवाइस है, जैसे मान लीजिए ये डिस्प्ले डिवाइस हम यहां पे ले लेते हैं,
अब इस डिस्प्ले डिवाइस में जो पहला जो सवाल बनता है वो आपका पूछा जाता है किसके संबंध में, स्क्रीन साइज के। आप कहते हैं कि स्क्रीन का जो आकार होता है उसके संदर्भ में। तो यार कि स्क्रीन साइज, तो हमेशा ध्यान रखिए किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के जो स्क्रीन के आकार को मापा जाता है ऐसे, ठीक है। और इस वाले भाग को हम जनरली क्या कहते हैं, डायगोनली। तो यार कि डिस्प्ले डिवाइस के आकार को इसके विकर्ण से मापा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप मैथ्स में पढ़े हो डायगोनल डिस्टेंस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है। पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिपलेट रूल, 3 4 5 का रूल। ये हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माना जाता है। और ये जनरली किस में मेजर होता है, इंच में मेजर होता है। किस में मेजर होता है, इंच में। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज में लिखो एक डिस्प्ले डिवाइस, एक डिस्प्ले डिवाइस एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को, आकार को आकार को इसके, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण से मापा जाता है, इसके विकर्ण से मापा जाता है तथा यह सामान्यतः, तथा यह सामान्यतः, यह सामान्यतः इंच में होता है, सामान्यतः यह इंच में होता है। तो यार कि यहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्प्ले का साइज किस में मेजर होता है, इंच में। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं 19 इंच की एलईडी है, 23 इंच की एलईडी है, आपके 43 इंच की एलईडी है, 75 इंच की एलईडी है, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। ये 55 इंच की एलईडी है। तो ये जो इंच में होता है, जैसे हम मोबाइल फोन खरीदते हैं तो स्क्रीन का साइज बताते हैं, वो भी कैसा होता है, डायगोनल होता है। देखिए डायगोनल यहां पर, इसके बाद में देखो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है, पिक्सल। तो यार ये किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला कोई भी जो पार्ट होता है, अब कह रहे हैं कि हमारी स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर जो भी हमें दिखाई देता है ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है। क्या हम कह रहे हैं, यहां पर कोई भी जो इमेज आपको दिखाई देती है इस तरीके से, ये आपके छोटे छोटे डॉट होते हैं। तो यार है कि डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला कोई भी टेक्स्ट, चित्र जो होता है वो आपके छोटे छोटे पार्ट से बना होता है, और इस छोटे भाग को किसके नाम से जाना जाता है, पिक्सल। तो यहाँ पे ये पिक्सल आपके किसी भी इमेज का बेसिक एलिमेंट होता है। जैसे ज्योमेट्री आप पढ़ते हो, ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, बिंदु, पॉइंट। फिर हम पॉइंट से हमारी बहुत सारी क्या बनती है, आकृतियां बनती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे लगा, देखिए लाइन बन गई, लाइन से फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं। तो इसमें लिख लो एक डिस्प्ले डिवाइस पर, एक डिस्प्ले डिवाइस पर एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले, डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र, दिखाई देने वाले चित्र के सबसे छोटे भाग को, सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है। चित्र के सबसे छोटे भाग को पिक्सल कहा जाता है।
तो यार ये किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला जो चित्र होता है उसका स्मॉलेस्ट रेजोलेबल पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, पिक्सल के बाद में देखो अगला जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। तो यार ये नेक्स्ट जो शब्द आपके यहां पर पूछा जा सकता है, वो शब्द आपका कौन सा कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है। तो रेजोल्यूशन की जब भी बात की जाए तो रेजोल्यूशन का मीन क्या होता है? तो बेसिकली आपके डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले जो पिक्सल है उसकी संख्या से होता है। कि एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि पिक्सल का जो घनत्व होता है वो क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। कि आपके डिस्प्ले पर कितने पिक्सल है। ठीक है, और किसी भी डिस्प्ले की जो क्वालिटी जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? रेजोल्यूशन। कि कितना क्लियर होगा, क्लैरिटी जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? रेजोल्यूशन पे। तो लिखो इसमें रेजोल्यूशन में डिस्प्ले डिवाइस पर डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले पिक्सल की कुल संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। रेजोल्यूशन कहा जाता है तथा इसे डीपीआई डॉट्स पर इंच कहा में मापा जाता है। डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। तो बेसिकली देखो यहां पर ये जो पिक्सल होते हैं इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम कहते हैं कि जनरली हॉरिजॉन्टल पिक्सल। हॉरिजॉन्टल पिक्सल इनटू आपके कौन से पिक्सल? वर्टिकल। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके जो भी पिक्सल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपके होते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या माना जाता है? रेजोल्यूशन। जैसे आजकल अगर बात करें हम कहें कि फुल एचडी। देखिए हम कहते हैं कि कोई फुल एचडी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हम कहते हैं ना 1920 गुणा आपके 1080 क्या होता है? पी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई टोटल रेजोल्यूशन यहाँ पे टोटल पिक्सल क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो कि ये टोटल आपका क्या निकल जाएगा? पिक्सल निकल जाएगा। इसमें से हमेशा हम कंसीडर करते हैं, जैसे कहते हैं ना 1080p क्वालिटी, तो फुल एचडी में हम ये कहते हैं। और इसमें याद रखना कि ये 1920 जो है वो किस में है? हॉरिजॉन्टली है। और 1080 जो है वो किस में है? वर्टिकल। ठीक है, आपकी डिस्प्ले डिवाइस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बटी होती है। तो हमेशा याद रखना कि हाइयर, ठीक है, हाइयर रेजोल्यूशन। ठीक है, हम कहते हैं कि आपका हाइयर रेजोल्यूशन होगा तो हम कहते हैं कि हाइयर क्लैरिटी होगी। ठीक है, उतना ही ज्यादा स्पष्ट चित्र दिखाई देगा अगर रेजोल्यूशन आपकी क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, आजकल हम कहते हैं ना वीडियो देखते हैं तो हम कहते हैं कि 240p, 320p, 540p, 720p, 1080p, 1920p। तो हम कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा, हम कहते हैं ना कि कई बार वीडियो ब्लर दिख रहा है तो क्या बढ़ा दो? उसकी क्वालिटी क्या बढ़ा दो? रेजोल्यूशन। अब मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसमें भी हम इमेज की क्वालिटी की जब बात करते हैं तो इमेज की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? पिक्सल्स में, कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी पिक्सल्स की बात होगी तो पिक्सल की संख्या की बात होगी वो रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ डॉट्स या नंबर ऑफ पिक्सल की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा। अब एक और शब्द यहां से पिक्सल से संबंधित ही होता है, देखो समझो कि आपके यहां पर इस वाले भाग में ये जितने भी पार्ट हैं वो आपके डॉट है।
अब जैसे कलर मॉनिटर्स की जब भी बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई भी कलर मॉनिटर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो आपके कोई भी कलर मॉनिटर आप यूज कर रहे हैं तो हमने कहा कि जो भी भाग होगा, ये एक पार्ट मान लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी एक पार्ट है, तो ये जो भाग आपके कलर मॉनिटर जितने भी होंगे हमने कहा कि 3 रंग के पिक्सल से बने होते हैं। देखिए अब कहते हैं कि आर आपके जी और कौन से होते हैं बी। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि ये कलर मॉनिटर आपके जैसे हो सकते हैं, उसमें जैसे हम साइज अलग अलग नहीं होती, इनकी फिक्स होती है, जैसे मान लो ऐसे। अब यहां पर ऐसे ही आपके कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये बहुत नजदीक नजदीक होते हैं ऐसे, क्या हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा नजदीक आपके होते हैं, जैसे आपके ये पार्ट आपके दिए गए ऐसे नजदीक होते हैं। तो यहां पे याद है कि 2 कलर पिक्सल्स के बीच में कोई डिस्टेंस होता है, तो हम कहते हैं यहां पे कहा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल, ये डायगोनल होता है सारा। तो याद रखना कि अगर कहा जाता है कि डायगोनल, देखिए डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन, देखिए बिटवीन 2 पिक्सल्स, देखिए पिक्सल्स के मध्य की डायगोनल डिस्टेंस होती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉट पिच। और ये जनरली कंसीडर की जाती है 0.15 से लेकर 0.30 क्या होती है, मिलीमीटर। तो याद रखिए कि यहां पर कहा जाता है कि लोअर डॉट पिच, देखिए लोअर डॉट पिच इक्वल्स टू हाइयर क्लियरिटी। देखिए हम कहते हैं कि डॉट पिच क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। जैसे कई बार हम कहते हैं ना वीडियो को ज्यादा जूम कर देते हैं, तो ज्यादा जूम करेंगे तो पिक्सल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी तो बैकग्राउंड का कलर दिखने लगेगा, बैकग्राउंड में क्या है, सफेद रंग। तो इमेज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। और फिर अब कहते पिक्सल फट गए, पिक्सल फटने का मतलब क्या है, आपने इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो हमेशा याद रखिए कि आपकी दोनों चीजों पर डिस्प्ले की क्वालिटी निर्भर करती है। ठीक है, आपके पिक्सल के बीच की दूरी जितना नजदीक होंगे क्वालिटी अच्छी होगी। इसका मीन अगर नजदीक है तो रेजोल्यूशन भी क्या है, ज्यादा। आज रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या है कि प्रति इंच डॉट की संख्या, अगर ज्यादा संख्या है तो क्लैरिटी अच्छी है, डिस्टेंस कम है तो भी क्वालिटी अच्छी है। तो ये लिख लो ताकि याद रहे। डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल, पिक्सल के मध्य की डायगोनल दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। किसमें, डॉट 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 किसमें होती है, डॉट है ये, बिंदु है, बिंदु बिंदु बोलते हैं उसको, हमने पिक्सल बोला है। हाँ भाई, पिक्स भाई समझो कि आप कैसे समझो कि कोई, जैसे आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर देखा है, तो प्रिंटर में देखो एक प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करेगा तो ऐसे प्रिंट करेगा, ऐसे होता है ना डॉट डॉट में। आपने देखा होगा ई मित्र की दुकान पे जो रसीद मिलती है वो उसमें प्रिंटिंग ऐसे होती है, इस तरीके से डॉटेड में। ये आपकी जैसे रसीद आपको मिलती है रेलवे स्टेशन पे, और वही आपका जो प्रिंटर प्रिंट करता है कौन सा, लेजर। तो लेजर में डॉट्स क्या होती, नजदीक, इसलिए क्वेश्चन भी आता है कई बार, द प्रिंट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन डीपीआई। प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी जो होती है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है, वो किस पर निर्भर करती है, रेजोल्यूशन पे। और रेजोल्यूशन किस में हमारे पास आता है, डीपीआई में। तो चाहे प्रिंटर बोलो चाहे कहीं भी डिस्प्ले की बात करो, हमेशा किसकी बात होगी, रेजोल्यूशन की बात होगी। देखिए तो ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट के स्मॉलेस्ट रेजोलेबल पार्ट ऑफ एन इमेज की बात होगी तो पिक्सल होगी। डिस्प्ले पर दिखाई देने वाले कुल पिक्सल की संख्या क्या होती है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमेशा आपके हॉरिजॉन्टल इनटू किस में दिखाई देता है, वर्टिकल। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि एक डिस्प्ले डिवाइस, आपके बुकलेट में भी क्वेश्चन है, वो एक डिस्प्ले डिवाइस जिसकी
रेजोल्यूशन 1920 गुणा 1080 पिक्सल है, तो बताइए कि हॉरिजॉन्टल में उपलब्ध पिक्सल की संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। तो यहां पे देखो ये सेकंड जो पॉइंट है वो आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो समझो, तो ये अगला जो शब्द आपका यहां पर यूज होता है, जो कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका यहां पर आता है जिसे एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। तो यहां पे देखो, अभी आपने कहा कि कोई भी जो डिस्प्ले डिवाइस होती है, तो ये उस डिस्प्ले डिवाइस के अंतर्गत आपने कहा हॉरिजॉन्टल में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी डिस्प्ले डिवाइस में वर्टिकल में क्या होते हैं, पिक्सल्स। इन दोनों को जब गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल जाती है, रेजोल्यूशन। और इन दोनों का जब अनुपात निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो। तो यहां पे देखो, जनरली हम कहते हैं कि आपकी ये जो डिस्प्ले है, जैसे ऐसे समझो, तो अब जो ये जो डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले में कोई भी जो इमेज बनी होती है, तो वो आपके यहां पे जैसे इधर की साइड में ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये कैसा है, वर्टिकल। तो आपकी जो इमेज आपकी बनी है, उस इमेज की जब भी बात करेंगे तो हम कहते हैं कि यहां पर ऐसे डॉट होंगे, ऐसे इस तरीके से। इसी तरीके से यहां पर भी क्या होंगे, डॉट होंगे। तो यहां पर ये जो आपकी डिस्प्ले डिवाइस है, इस डिस्प्ले डिवाइस की ये जो पार्ट आपकी बात होती है, जिसे तो हम क्या कहते हैं, विड्थ, क्या कहते हैं, चौड़ाई। और ये जो आपका भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, हाइट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो यहां पे डिस्प्ले की जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो एक अनुपात पर निर्भर है, और उस अनुपात को क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। और ये एस्पेक्ट रेशियो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उपलब्ध पिक्सल का क्या होता है, अनुपात। ठीक है, जो जनरली अगर बात करें हम कहते हैं 4:3, आजकल 16 कितने में, 9। तो ये जनरली हम कहते हैं कि या तो 4:3 जो पुराने कंप्यूटर थे, ठीक है, आजकल जितने भी आधुनिक टीवी हैं, जैसे क्लास में टीवी ये एलईडी लगी हुई है, क्लास में एलईडी लगी है, क्लास में ये है, ये सब क्या है, ठीक है, आपके मॉडर्न 16 किस में है, 9। जैसे आजकल पावर पॉइंट की पीपीटी बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से वो कौन से ओरिएंटेशन में होती है, लैंडस्केप, और लैंडस्केप में भी उसका ओरिएंटेशन कौन सा होता है, 16:9। आप चाहें तो उसे 4:3 कर सकते हैं, जो पुराने टीवी में यूज होता था। ऐसी अगर बात करें, जैसे आपने कई बार देखा होगा 1:1, 1:1 आपके किस में है, इंस्टाग्राम पोस्ट। इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली जाती है उसका एस्पेक्ट रेशियो हमेशा कितना होता है, 1:A, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं उसको। और यही अगर बात करें, जैसे और ज्यादा वाइडर आपकी स्क्रीन होती है, उसमें आजकल आपके क्या होता है, 21:9, और ज्यादा वाइड। ठीक है, जबकि फोन में उल्टा है, 9:16। फोन की जब बात करेंगे तो 9:16 में होता है। तो आप अगर एक चीज देखना कि वीडियो जब भी आप फुल स्क्रीन पे आप जब भी वीडियो देखेंगे, अगर वर्टिकली होगा तो वीडियो हमेशा बीच में दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही उसको रोटेट करेंगे तो वो कहां दिखाई देगा, फुल स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आपका यहां पे, इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्क्रीन साइज मेजर होती है वो हमेशा मेजर होती है, वो कैसे मेजर होती है, डायगोनल। ये जो विजिबल एरिया होता है उसमें डायगोनल। डायगोनल क्यों होती है, देखो समझो, जब हम किसी भी डिस्प्ले की आपकी, हम कहते हैं बड़ी साइज चाहिए डिस्प्ले की, तो हम केवल ना तो ये बढ़ाते हैं, केवल विड्थ नहीं बढ़ा सकते, ना ही हम केवल क्या बढ़ाते हैं, हाइट। हम जब बढ़ाते हैं तो देखो ये बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे हम यहां पर ये डायगोनली बढ़ाते हैं, हाइट और विड्थ दोनों क्या बढ़ती है, बराबर बढ़ती है। तो उसी अनुपात में बढ़ती है कि जिस अनुपात में हाइट और विड्थ, तो यहां पर या तो ये 4:3 में बढ़ेगी, या किस में बढ़ेगी, 16:9 में बढ़ेगी। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, ये एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, एस्पेक्ट रेशियो। इसमें लिखिए, एक डिस्प्ले डिवाइस
एक डिस्प्ले डिवाइस का एक डिस्प्ले डिवाइस की चौड़ाई एक डिस्प्ले डिवाइस की चौड़ाई का ऊंचाई से अनुपात चौड़ाई से ऊंचाई का अनुपात एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। तो यार ये जनरली ये 4:3 का होता है, लेकिन आजकल आधुनिक जितने भी कंप्यूटर हैं और आधुनिक कंप्यूटर का अनुपात कितने में होता है, 16 अनुपात कितने में होता है, 9 में होता है। तो यार ये रेजोल्यूशन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, और एस्पेक्ट रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लो दोनों का कि भाई कितने अनुपात का आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो पार्ट आता है जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, रेफरेंस रेट। तो ये अगला जो शब्द आपका यहां पर यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस रेट। तो ये तो यहां पे रेफरेंस रेट का मतलब समझो कि कोई भी जो डिस्प्ले आप यूज कर रहे हैं, अब उस पर कोई वीडियो दिखाई दे रहा है, कोई टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, कोई पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो 1 सेकंड में कितनी बार रीड्रो हो रहा है, रीपेंट हो रहा है। तो ये हम कहते हैं कि यहां पर कितनी बार, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्प्ले को प्रति सेकंड कितनी बार क्या किया गया है, रिफ्रेश किया गया है। तो ये एक होता है रिफ्रेश रेट, और दूसरी चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, फ्रेम रेट। तो ये हम कहते हैं फ्रेम रेट। फ्रेम रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ, तो ये नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो ये आपका कहा गया है कि ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, 1 सेकंड में ट्रांसफर किए जाने वाले फ्रेम की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रेम रेट कहते हैं। ठीक है, और आपका फ्रेम रेट आपका जो है किसकी बात करता है, वीडियो की। जैसे वीडियो है, वीडियो क्या होता है, पूरा वीडियो नहीं होता, वीडियो छोटे छोटे भागों में बटा होता है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो वीडियो जब डिस्प्ले होता है तो फ्रेम ट्रांसफर होता है, और अगर फ्रेम रेट सही नहीं होगी तो आपकी एक समस्या होगी, और वो समस्या क्या कहलाएगी, फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मतलब होता है ना कि बार बार भप 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 ऐसे होने लग जाएगी स्क्रीन। कई बार आप देखते हो ना कि बार बार लाइन्स आती है और बार बार ऐसे धारियां सी आने लग जाती है, वो फ्लिकर कहते हैं। कई बार होता है ना कि आप जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन बार बार झप झप कर रही है, वीडियो आया फिर वापस फ्लिक किया, वो फ्लिकरिंग कहता है। तो फ्रेम रेट आपकी प्रॉपर होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिफ्रेश का मतलब है कि कितनी बार अपडेट कर रहे हो। ठीक है, और रिफ्रेश रेट को जनरली मेजर किया जाता है, वो किसमें मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में। अब जैसे किसी डिस्प्ले डिवाइस की रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकंड में उसको कितनी बार रिफ्रेश किया गया है, 75। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट जितनी ज्यादा होगी, इमेज उतनी जल्दी जल्दी वहां पर रीड्रो होगा, रीपेंट होगा या अपडेट होगा। भाई नया वीडियो तभी तो आपको दिखाई देगा जब वो पहले वाला हटकर नया आएगा। रिफ्रेश रेट पर ही निर्भर करता है। तो लिख लो रिफ्रेश रेट का मतलब, रिफ्रेश रेट में, रिफ्रेश रेट का तात्पर्य है, रिफ्रेश रेट का तात्पर्य है डिस्प्ले डिवाइस पर डिस्प्ले डिवाइस पर डिस्प्ले डिवाइस पर एक चित्र को, एक इमेज, एक चित्र को एक चित्र को प्रति सेकंड, एक चित्र को प्रति सेकंड कितनी बार, प्रति सेकंड कितनी बार
कितनी बार अपडेट किया गया है। अपडेट बोल सकते हो, रीड्रॉ कह सकते हो, रीपेंट कह सकते हो, ठीक है, रीपेंट कह सकते हो, रिफ्रेश कह सकते हो, कोई भी शब्द कह सकते हो। तो यहां पे प्रति सेकंड कितनी बार अपडेट कर रहे हो, जितनी बार अपडेट करोगे उतनी जल्दी जल्दी इमेज आपको क्या होगी, डिफाइन होगी। तो यहाँ पे जनरली हम कहते हैं कि भाई अगर स्मूथ अगर आपको डिस्प्ले लेना है तो कम से कम 144 हर्ट्ज तो आपकी होनी होनी चाहिए आज के समय में। पहले तो कम में भी चल जाता था, सीआरटी वगैरह थी, लेकिन आजकल हम कहते हैं रेजोल्यूशन ज्यादा है तो उस हिसाब से आपकी क्वालिटी भी उसी अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपकी यहां पर की जाती है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर जैसे गेमिंग, आप गेमिंग में आपको अगर गेमिंग में अगर रिफ्रेश रेट सही नहीं होगी तो वीडियो क्या होगा, अटक अटक के चलेगा। होता ना कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप पीछे पीछे चल जाओगे, जो होता है ना, आपने बंदूक से गोली मार दी, अगला आराम से साइड में हट जाएगा, ठीक है, वो लेगिंग करने लग जाता है कि भाई पूरी तरीके से सही नहीं। कई बार देखते हो ना वीडियो, जैसे आवाज आगे चल रही है, बोलने वाला पीछे चल रहा है, या बोलने वाला आगे चल रहा है, आवाज क्या चल रही है, पीछे चल रही है। ये प्रॉपर तरीके से आपका यहां पर नहीं होता है, ठीक है। एक और शब्द आ जाता है वैसे आपका, एक और होता है रेस्पॉन्स, ठीक है, एक समय, और यहां पे रेस्पॉन्स टाइम कह सकते हैं या रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। तो रेस्पॉन्स टाइम, या फिर हम यहां पे जो रेस्पॉन्स की यहां पर बात करते हैं कि जो कि आपका मेजर होता है वो किसमें होता है, एमएस में। एमएस का मतलब क्या होता है, मिली सेकेंड, ठीक है, आपका मिली सेकेंड में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि देखो, पिक्सल की बात करें तो आजकल हम कलर मॉनिटर यूज कर रहे हैं, तो कलर मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपके जो पिक्सल्स होंगे वो आपके अलग अलग रंग के होंगे। तो एक पिक्सल दूसरे पिक्सल, एक कलर के पिक्सल को दूसरे कलर के पिक्सल में बदलने में जो समय लगता है वो समय कौन सा कहलाता है, रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। और ये जनरली अगर बात करें, हम कहते हैं कि आपका आइडियल होता है 1 मिली सेकेंड से लेकर 5 मिली सेकेंड, इसके बीच में अगर है तो आइडियल है, ठीक है। तो इसमें लिख लो रेस्पॉन्स में, एक पिक्सल द्वारा एक पिक्सल द्वारा एक पिक्सल द्वारा एक कलर से एक कलर से अन्य कलर, एक रंग से दूसरे रंग, एक कलर से दूसरे कलर, दूसरे कलर में बदलने में लगने वाला समय, में बदलने में लगने वाला समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है, रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि एक तरीके से हम कहते हैं कि जितना कम होगा, अगर ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, मोशन क्या हो जाएगा, ब्लर। मोशन मतलब कोई मूवमेंट हो रहा है ना, वो ब्लर हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि जो चेंज हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं जितना कम रखेंगे तो रेस्पॉन्स टाइम आपका यहां पे कम से कम रखना है। तो यहां पे देखो, आपके ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्प्ले से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कि हमारे एग्जाम में आपके ये मल्टीमीडिया में भी पूछ लेते हैं, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का जो पॉइंट है वहां पर भी पूछ लेते हैं, या मॉनिटर के संदर्भ में भी ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट जो आउटपुट डिवाइस जो प्रमुख रूप से डिस्प्ले से संबंधित आपके पूछी जाती है, ठीक है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सीआरटी है, सीआरटी में क्या होता है, नॉन सीआरटी कौन से होते हैं, ठीक है, किस तरीके की डिस्प्ले को आजकल हम यूज करते हैं। या कई बार आता है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, अब उसमें नाम ऐसे आ जाएंगे, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, डीएमपी। अब डीएमपी क्या है, प्रिंटर का नाम, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें ऐसे नाम भी आ जाएंगे।
और ज्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन विशेषता है और कौन विशेषता नहीं होता। ठीक है, इतना आप याद कर लो। इसका सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि कौन सा पार्ट है, प्रिंटर वाला। ठीक है, तो फिर कल इनपुट आउटपुट के बाद में फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा इस यूनिट का, जो कि कौन सा है, सॉफ्टवेयर। बाकी सीपीयू और मेमोरी का जो पार्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे इसी यूनिट में भी हम पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, वो नंबर सिस्टम का पार्ट आप उसमें पढ़ोगे, शायद चालू भी हो गया होगा सी में, है ना, सी में चालू हो गया, तो वो सी वाले पार्ट में पढ़ लोगे।